लीडरशिप जो है वो कमज़ोर दिल वाले के लिए नहीं है। लड़ाई के अंदर एक जवान या एक कंपनी या एक बटालियन जाती है एक लीडर के पीछे, जहां से ये पता है कि वापस आने के चांसेस कम हैं, क्यों जाती है? कोई सवाल का जवाब दो ना मुझे ये बात का। ऐसी क्या चीज़ है उस लीडर में कि वो 5,000 आदमियों को, 4,000 आदमियों को अपने पीछे लाइन लगा के लड़ाई में ले जाता है और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वहां से वापस आ जाए और सबको पता है ये बात। सर, आपने बुक में भगवत गीता का काफी जगह जिक्र कर रखा है ना? तो लीडरशिप और भगवत गीता में क्या रिलेशन है? देखिए, अगर निशान जो है वो एक मिलिट्री से थ्योरी है जिसमें हम नाम को बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, नमक को बोलते हैं लॉयल्टी, और निशान होता है जब आप लेगेसी छोड़ते हो। तो एक लीडर जो होता है वो। सर, आपने जैन बीटा के बारे में भी लिखा है, कुछ डिस्क्राइब करोगे? आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास में हर सवाल का जवाब हो, लेकिन बेटर लीडर कौन है? बेटर लीडर ये है जो वो सवाल पूछे जो बाकी नहीं। पॉलिटिक्स रहेगा। पॉलिटिक्स तो हर फील्ड में रहेगा, तो ऑफिस में भी रहेगा दिस काइंड ऑफ। तो मैंने सर, आपका फेवरेट कोट कौन सा है बुक में से? लीडरशिप एक रेयर एलिमेंट है। रेयर एलिमेंट मतलब जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट होता है ना, जैसे आपका प्लूटोनियम हो गया, ऐसा कोई रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो लीडरशिप ऐसा रेयर एलिमेंट है कि अगर आप उसको हार्नेस करोगे, आप उसको यूज करोगे और आपको उसको समझने की कोशिश करोगे, तो उसके साथ अगर आप उसका पर्पस लगाओगे तो आपके लिए ये आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेलकम बैक सर, कैसे हो आप? थैंक यू। तो सर, आज अपनी बुक के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। सबसे पहले टाइटल से स्टार्ट करते हैं, टाइटल के बारे में बताइए। I have just written this book. It is basically Spine to Wade लीडरशिप बुक है। इसका टाइटल बेसिकली एक मेटाफर है, स्पाइन टू वेड। मैंने आर्मी छोड़ी थी 2013 में, एंड आई जॉइन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। एंड वहाँ से जो लर्निंग्स मैं लेके आया था, लीडरशिप लर्निंग्स, उसको किस तरह से मैंने यूज़ किया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और उनको किस तरह से ओवरकम किया। एक्चुअली दिस बुक इज़ ऑल अबाउट दैट। इट्स बुक ऑन लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन। ये कोई MBA की किताब नहीं है, या ये कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए। बेसिकली लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं इसमें। सो स्पाइन टू वेड का मतलब ये है कि हम अपनी वैल्यूज, अपनी लर्निंग्स, अपनी प्रिंसिपल्स लीडरशिप के, इनको सीखते हैं और इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और आर्मी में जिस तरह से हम इनको इम्प्लीमेंट करते थे, वहाँ पर फ़र्क ये था कि वहाँ स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग था, वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। तो वहाँ इनको इम्प्लीमेंट करने के तरीके फ़र्क थे, इन प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज़ को, इन लर्निंग्स को। तो आप एक स्ट्रांग स्पाइन के साथ वहाँ खड़े होते थे और आप वहाँ पे अपना लीडरशिप क्वालिटीज़ को इम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन जब मैं कॉर्पोरेट में आया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि खाली इन प्रिंसिपल्स, इन वैल्यूज़ और इन लर्निंग्स के साथ में अगर मैं वैसे ही काम करूंगा जैसे कि मैं आर्मी में काम करता था, तो शायद कॉर्पोरेट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे। तो मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि किस तरह से सिचुएशन को समझना है, किस तरह से स्लोली इनके तरीकों को समझना है। जैसे आर्मी में डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है जी। और एक बार अगर हम जब डिसीजन ले लेते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट हम थॉरली करते हैं। और डिसीजन में भी ये है कि वी डोंट टेक टू मच टाइम। हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते कि एक चीज़ के ऊपर
महीनों से लगे हुए हैं, डिस्कशन पे डिस्कशन होती जा रही है। क्विक डिसीजन। हाँ, क्विक डिसीजंस होते हैं और क्विक डिसीजंस ऑन द फ्लाई होते हैं। ऑन द फ्लाई मतलब आप दुश्मन के सामने गए हो तो इमीडिएट आपने डिसीजन लेना, आप एयरक्राफ्ट में हो तो स्प्लिट सेकंड डिसीजन चाहिए, तो वो डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होती है। कॉर्पोरेट में थोड़ा सा फर्क होता है, कॉर्पोरेट में शायद इस चीज की जरूरत नहीं है, डिसीजन ऑन द फ्लाई की जरूरत है कि आप कस्टमर के सामने बैठे हो तो किस तरह से आपने डिसीजन लेना है। लेकिन आपके पास हमेशा समय होता है कि आप एक बड़ा डिसीजन लेने से पहले वापस आके उसको डिस्कस करो, उसको बात करो, और कई चीजें ऐसी होती हैं जहां आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करती हैं। जैसे आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में हूं तो सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोडक्ट क्या, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कस्टमर क्या चाहता है, और चीज़ें क्या बदल रही हैं। आपने प्रोडक्ट बनाया लेकिन जब तक आप मार्केट में पहुंचते हो तब तक वो सॉफ्टवेयर कुछ और ही निकल जाता है। लोगों को कैसे साथ लेके चलना है, तो वेडिंग का मतलब होता है, वेड का मतलब होता है जैसे आप पानी में चलते हो ना जी, तो पानी में आप हर पैर रखते हो तो फिर धीरे धीरे पानी में ऐसे ऐसे चलते हो, है ना। आप अपना हाथों से पानी को धीरे धीरे साइड पे करके सोच समझ के पैर आगे रख के आप चलते हो, तो वो होता है वेड करना, वेडिंग। तो स्पाइन टू स्पेड से ये मतलब है कि हम किस तरह से अपने लाइफ के प्रिंसिपल्स को और इन सब चीज़ों को जो हमने लीडरशिप प्रिंसिपल सीखे हैं उसको किस तरह से अडेप्ट करके और कॉर्पोरेट में मैंने कैसे किया लाइफ। तो दिस टाइटल हैज बेसिकली कम फ्रॉम देयर। एंड इसका जो दूसरा पार्ट है वो है लीडिंग जनरेशंस टू थ्राइव। ये ना, अगर आप देखोगे तो नीचे एक और लाइन लिखी है। बेसिकली ये किताब मैंने खाली आज की जनरेशन के लिए नहीं लिखी है, ये प्रिंसिपल्स और इनका इम्प्लीमेंटेशन मैंने इस तरह से सीखा है कि ये किताब या ये जो चीजें हैं ये नई जनरेशंस के लिए भी, इसमें जो चीज लिखी है वो यूज हो सकती है। हाँ, सो अक्रॉस जनरेशंस है ये, तो इसलिए इसका नाम ये है। तो इसमें क्या लगता है नई जनरेशन के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? नई जनरेशन के लिए बेस्ट चीज ये है कि जो लीडरशिप क्वालिटीज मैंने बताई हैं या जो मैंने बोला है कि आज के लीडर को क्या सीखना है, क्या समझना है, क्या लर्न करना है, क्या अनलर्न करना है, किस तरह से नई जनरेशन को समझ के उनके साथ काम करना है, वो मैंने इस किताब के अंदर एक अलग से चैप्टर में लिखा है। तो उसमें जेन ज़ी के बारे में लिखा है, जेन अल्फा के बारे में लिखा है, और मैंने एक सिचुएशन ये भी दी है कि आज से 20 साल के बाद 2045 में जब जेन बीटा आ जाएगी वो किस तरह की जनरेशन होगी। तो बेसिकली इस किताब में मैंने इस आज के लीडर्स को ये समझाने की कोशिश करी है कि ये जनरेशन्स किस तरह से काम करती हैं, इनकी सोच क्या है, ये किस तरह से आगे सोचेंगी, इनका एनवायरनमेंट कैसे होगा। तो आप अगर लीडर हैं, जैसे आज मिलेनियल लीडर हैं, कल जेन ज़ी लीडर बनेंगे, तो आपने किस तरह से अपने स्टाइल्स को चेंज करना है इनको समझते हुए। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने सीखा था वैसे का वैसे ही मैं इंप्लीमेंट करूंगा, क्योंकि आज अगर मैं वैसे इंप्लीमेंट करूंगा अपने लीडरशिप स्टाइल को तो ये जनरेशंस जो है इसको समझेंगी ही नहीं और आप लीड ही नहीं कर पाओगे। सो इसलिए इसमें लीडरशिप स्टाइल के बारे में मैंने लिखा है, किस तरह से आप इसमें अपने आप को सीख सकते हो, अपने नई चीजें जो नई जनरेशन को समझ के आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट दैट। सर आपने जेन बीटा के बारे में भी लिखा है, कुछ डिस्क्राइब करोगे? हाँ, देखिए ना, जैसे जेन अल्फा है या जेन, आप मिलेनियल्स इसको ले लीजिए, जेन सी को ले लीजिए। जेन सी जब आई थी तो उस वक्त इंटरनेट बूम ऑलरेडी था, है ना, तो सोशल मीडिया नया नया आ गया था उस टाइम पे। 95-96 में सोशल मीडिया स्टार्ट हो चुका था। तो ये जैसे जैसे जेन सी बड़ी हुई तो सोशल मीडिया पे ये इनकी पकड़ बढ़ती गई। तो अब हर चीज जो है ये सोशल मीडिया पे इनको समझ में आती है। अब आप जेन अल्फा को ले लीजिए, तो जेन अल्फा के लिए सोशल मीडिया पीछे रह गया, जेन अल्फा के लिए तो एआई आ गया जी। तो वहां सोच ही बदल गई इनकी। अब जो कुछ भी है ये आपसे सुनने से पहले ये अब आपके साथ इसके सवाल जवाब कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो, बिकॉज आज आपके साथ जो है वो एआई आपको जवाब देता है, खाली जवाब ही नहीं देता, अब तो एआई आपको रेप्लिकेट करता है। अब कल जो जेन बीटा आएगा या जो, जैसे मेरा ग्रैंडसन है वो अभी पैदा हुआ है, मुझे आई एम वेरी श्योर कि वो खाली एआई को इस तरह से नहीं देखेगा जिस तरह से मैं देख रहा हूं। अब वो क्लोनिंग देखेगा,
अब वो देखेगा कि किस तरह से पैरेलल्स क्रिएट हो रहे हैं, किस तरह से काम क्रिएट हो। ऑलरेडी सिस्टम में इतना सब कुछ आ चुका है कि आज धीरे धीरे इंसान को आप हटाते जा रहे हो और रोबोट्स आ रहे हैं, लाते जा रहे हो, तो ये जनरेशन उसके साथ पैदा होगी। अब अगर एज ए लीडर मैं उसके साथ कोप अप नहीं करता या एज ए लीडर मैं वो बात नहीं समझता, तो मुझे एक बात ये समझ में आती है कि इनके पास में सब तरीके के जवाब होंगे। आपसे ज्यादा नॉलेज होगी, आपसे ज्यादा टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन एआई या कोई भी चीज एक ह्यूमन फैक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो ये वापस आएंगे आपके पास में उस ह्यूमन फैक्टर के लिए, इमोशंस के लिए। आज आप भले ही ऑलरेडी एआई से काउंसलिंग ले रहे हो सिस्टम पे, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि उसकी जो अप्रोच है और जो एक ह्यूमन बीइंग की अप्रोच होती है आपको काउंसल करने की, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने की, बहुत फर्क है। आपको एक इंसान के पास वापस आना पड़ेगा। तो जब वो इंसान के पास वापस आएंगे तो एज ए लीडर मेरे को क्या क्वालिटी डेवलप करनी है? मुझे टेक्नोलॉजी समझनी है, मुझे एक ह्यूमन फैक्टर अपने अंदर बना के रखना है। अगर मैं वो ह्यूमन फैक्टर अपने अंदर नहीं बना के रखूंगा तो जिस चीज की वजह से वो जेन अल्फा या बीटा मेरे से कनेक्ट करेगी वो मेरे पास होगा नहीं। तो मैं क्या लीड करूंगा? मैं वैसे भी उनको क्या लीड करूंगा? देखिए ना, वो ऑलरेडी इतना सब कुछ टेक्नोलॉजी हमको दे रही है। जो चीज नहीं दे रही है मुझे वो समझनी है कि वो क्या नहीं देगी, और वो है बेसिकली एक ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन फैक्टर, इमोशंस। एब्सोल्युटली। तो वो एक लीडर को ये समझना है कि क्या ऐसी चीजें हैं। और दूसरी चीज ये है कि इनसे कम्युनिकेट करने के लिए मुझे इनकी भाषा समझने आनी चाहिए ना, कि किस तरह से बात करते हैं, क्या समझ रहे हैं। टेक्नोलॉजी की भाषा मुझे समझ में आनी चाहिए। तो मैं जिस जनरेशन से आता हूं उस जनरेशन में कंप्यूटर थे ही नहीं, तो मुझे तो इवॉल्व होना है एज ए लीडर। आई हैव टू इवॉल्व। सिमिलरली मिलेनियल्स को इवॉल्व होना है। इवॉल्व कैसे होंगे? वो क्या सीखेंगे, क्या नहीं सीखेंगे, उनको वो देखना है। वो सब कुछ है इस किताब में। दिस इज व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट, कि आप किस तरह से एज ए लीडर अपने आप को इवॉल्व करते हैं।